स्किन टाइप को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? स्किन ऑयली फील हो रही है, देन यू हैव ऑयली स्किन। सेंसिटिव स्किन जो होती है वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती है, रेड हो जाती है। सोप भी यूज किया जा सकता है या फिर फेस वॉश प्रेफर करेंगे आप? प्रोडक्ट लेना है तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें है क्या। आपने ब्लाइंडली वो चीज़ नहीं लेनी। बहुत ज़्यादा रिबन करने की जरूरत नहीं होती। जेंटली आप टैप करें, जेंटली अप्लाई करें, वो फिर खुद ही एब्जॉर्ब हो जाता है। ये हाइड्रा फेशियल बेसिकली होता क्या है? इट्स बेसिकली डीप हाइड्रेशन, डीप क्लेंजिंग, डीप मॉइस्चराइजेशन। जो पोर्स होते हैं उनको साफ करते हैं, तो उनको रिमूव किया जाता है, तो जो स्किन है उसमें एक नीट ग्लो आ जाता है। LEDs बेसिकली उसमें काफ़ी सारी डिफरेंट लाइट्स होती हैं एंड दे आर अप्लाइड अकॉर्डिंग टू स्किन कंसर्न एज वेल। स्किन को काम डाउन करता है, रिलैक्स करता है, हाइड्रेट करता है और मॉइस्चराइज करता है, तो इट्स एक्चुअली क्वाइट गुड फॉर सेंसिटिव्स। स्पाइसी चीज़ों से मतलब एक्नी ज़्यादा बढ़ती है? हमने ओवरऑल ये देखना है कि स्पाइस जो है वो थोड़ी सी कम हो और हमारा ऑयल इनटेक जो है वो भी कम हो। तो लेमन का इस्तेमाल है, इट्स वेरी वेरी बैड, स्किन को बर्न भी कर देता है। ये बोटॉक्स मतलब होता क्या है, ये प्रोसीजर क्या है? ये बेसिकली एक बैक्टीरिया होता है क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलिनम, उससे एक टॉक्सिन जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हमारे रिंकल्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और हमारी स्किन जो है वो स्मूथ हो जाती है। जैसे इंडस्ट्री के लोग होते हैं जिन्होंने डेली मेकअप अप्लाई करना होता है, इफेक्ट आया है बोटॉक्स का, वो ज़ायल नहीं होगा मेकअप करने से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्किन केयर स्टूडियो और मैं हूं आपका होस्ट अली अकबर। नाज़रीन, आजकल के दौर में स्किन केयर सिर्फ खूबसूरती तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये एक ओवरऑल हेल्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस का बुनियादी हिस्सा बन चुकी है। आपने सोशल मीडिया पर डिफरेंट ट्रेंड्स, प्रोसीजर्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स से रिलेटेड डिफरेंट कोर्सेज भी देखे होंगे जो कि ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि क्या ये वाकई में इतना अहम है? इस तरह के बहुत से सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सारा, जो कि यूके से तालीम याफ्ता हैं और एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं। इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मैम आपके कीमती वक्त का, आपका हम खुश आमदीद कहते हैं हमारे शो में। मैम, आजकल के दौर में हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा देखने में जो यहाँ पर आ रहा है कि किसी भी बेहतर अगर हम स्किन वाली शख्सियत को देखते हैं या फिर किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो जहन में एक आम आदमी के सबसे पहले सवाल ये आता है, क्या इसकी स्किन केयर रूटीन क्या होगी, वो अपनी स्किन के रूटीन को कैसे मैनेज कर रहा होगा। तो आज के पॉडकास्ट का हम आगाज़ इसी सवाल से करेंगे और डॉक्टर साहबा से जानेंगे कि क्या वो अपनी स्किन के रूटीन कैसे मैनेज कर रही हैं और एक आम आदमी को कैसे मैनेज करनी चाहिए। देखिए, स्किन केयर रूटीन जो है वो हर किसी की एक जैसी नहीं हो सकती। ये स्किन टाइप और स्किन कंसर्न के लिहाज से होती है। मतलब कि स्किन टाइप्स भी डिफरेंट होती हैं, आपको पता होगा। स्किन कंसर्न्स भी बहुत सारे होते हैं। एक बेसिक स्किन केयर रूटीन होती है जो कि सबको फॉलो करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें आपको यूज़ करनी है दे शुड बी अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप एंड कंसर्न। तो अगर उस बेसिक स्किन केयर रूटीन के कहें तो इट्स जस्ट 3 स्टेप्स। उसमें आपने क्लेंजर यूज़ करना है, ठीक है, मॉइस्चराइज करना है, ठीक है, और सन ब्लॉक करना है। दैट इज़ इट। मतलब बेसिक 3 स्टेप्स हैं जो हर किसी को करने चाहिए। ठीक है, तभी मतलब हर बंदे को ये 3 स्टेप्स फॉलो करने चाहिए अपनी स्किन को मेंटेन करने के लिए। अच्छा मैम, आपने सबसे पहले बात की कि यहाँ पे स्किन टाइप के हवाले से, अगर एक ले मैन है उसको नहीं पता कि उसकी स्किन टाइप कैसी है, तो स्किन टाइप को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि वाकई काफ़ी लोगों को नहीं पता होता कि उनकी स्किन टाइप कैसी है और उनको कैसे पता चलेगा कि उनकी स्किन टाइप कौन सी है। तो बहुत इजी प्रोसीजर है। आपने करना क्या है कि आप किसी भी जेंटल क्लेंजर के साथ अपने फेस को वॉश करें, क्लेंज करें, और लेट इट ड्राई नेचुरली। आपने किसी चीज़ से साफ़ नहीं करना, उसके ऊपर कोई जो है मॉइस्चराइज़र या कोई चीज़, क्रीम अप्लाई नहीं करनी। ठीक है, लीव इट फॉर हाफ एन आवर। 30 मिनट्स के बाद आप देखें, अगर तो आपकी स्किन ऑयली फील हो रही है देन यू हैव ऑयली स्किन, मतलब कि शाइन आ जाती है जैसे फेस में काफ़ी, देन यू हैव ऑयली स्किन। अगर तो स्किन जो है वो ड्राई फील हो रही है और टाइट फील हो रही है, देन द स्किन इज ड्राई। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, स्किन इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, तो इसका मतलब है कि आपकी नॉर्मल है। इसके अलावा भी 2 स्किन टाइप्स होती हैं विच इज कॉम्बिनेशन, जिसमें होता क्या है कि टी जोन में ऑयल होता है और साइड्स जो है वो ड्राई होती हैं, दैट इज अ कॉम्बिनेशन स्किन। और एक और होती है विच इज सेंसिटिव। सेंसिटिव स्किन जो होती है वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती है, रेड हो जाती है, और कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करें तो उसकी वजह से जलन होती है, तो दैट इज सेंसिटिव स्किन। तो मैम आपने यहाँ पे बात की जो बेसिक 3 स्टेप्स आपने बताए थे, क्लेंजिंग है, मॉइस्चराइजिंग है और सनब्लॉक है। सबसे पहले हम क्लेंजिंग की बात करेंगे। अब जब हम अपनी ग्रोसरी करने जाते हैं क्लेंजिंग के लिए, अब हर आदमी अपनी शॉपिंग करता है, बीच में वो डिफरेंट ब्रांड्स के सोप्स भी यूज़ कर रहा होता है, फेस वॉश भी यूज़ कर रहा होता है। आप क्या प्रेफर करेंगे, मतलब डेली रूटीन में जब बंदा सुबह उठता है तो सोप भी यूज़ किया जा सकता है या फिर फेस वॉश प्रेफर करेंगे आप, मतलब इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, सोप जो होता है उसमें काफ़ी हार्श केमिकल्स होते हैं, तो वो फेस के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्लेंजर जो है वो भी स्किन टाइप के लिहाज से होता है, क्योंकि देखिए जब भी आप कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो आपने प्रोडक्ट लेना है तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें है क्या। आपने ब्लाइंडली वो चीज़ नहीं लेनी।
तो अगर किसी की स्किन ड्राई है तो उनको वो वाला क्लेंजर लेना है जिसमें हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स हैं, उसमें सेरेमाइड्स हैं, उसमें हाइलुरोनिक एसिड है। ठीक है। लेकिन अगर किसी की ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है तो उनको वो प्रोडक्ट लेना है या फिर क्लेंजर जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो, 2% सैलिसिलिक एसिड वाला क्लेंजर लेना है। लेकिन सोप्स जिसकी आप बात करें वो यूज़ नहीं करने चाहिए, दे आर क्वाइट हार्श। ठीक है, मतलब आपने बेसिक इंग्रेडिएंट्स भी हमें बता दिए, मतलब एक जो आपने मेन चीज़ नोट करनी कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, क्लींजिंग के बाद अगर हम आगे बढ़ें, बात करते हैं मॉइस्चराइज़र। जी। मॉइस्चराइज़र किस हद तक ज़रूरी होता है? मतलब मॉइस्चराइज़र की भी अब आगे देखा जाता है, मतलब एक आम आदमी है उसको अप्लाई करना भी नहीं आता। अगर हम देखते हैं इन्फ्लुएंसर्स तो बहुत ज़्यादा उनको साइड पे कर दें, वो एक्सेप्टेड केस हैं, बट अगर एक आम आदमी की बात करें, वो मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना और मसाज करना वो 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। मॉइस्चराइज़र को कैसे अप्लाई किया जा सकता है और मॉइस्चराइज़र मतलब नाइट रूटीन और मॉर्निंग रूटीन को कैसे मैनेज किया जा सकता है इसके साथ? लेट्स स्टार्ट विद मॉर्निंग रूटीन। अब सुबह जब आप सो के उठते हैं यू हैव टू क्लेंज योर फेस विद अ क्लेंजर। उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। अगर हम रूटीन की बात करें, मॉइस्चराइज़र और मॉइस्चराइज़र के बाद सन ब्लॉक, दिस इज़ द वेरी बेसिक जो कि हर किसी को करना चाहिए। अब इसमें आप ये कह रहे हैं कि मॉइस्चराइज़र हमने कैसे अप्लाई करना है, तो बेसिकली जब आप क्लेंस कर लेते हैं तो उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करना है। यू डोंट हैव टू रब इट रियली हार्शली, मतलब कि बहुत ज़्यादा रबिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। जेंटली आप टैप करें, जेंटली अप्लाई करें, वो फिर खुद ही एब्जॉर्ब हो जाता है। और जब आप जो मॉइस्चराइज़र आपने यूज़ करना है, अगेन दैट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। हर चीज़ जो है वो आपने स्किन टाइप के लिहाज से यूज़ करनी है, क्योंकि देखें जो एक प्रोडक्ट एक बंदे को सूट करता है वो प्रोडक्ट दूसरे बंदे को सूट नहीं करेगा, क्योंकि स्किन टाइप्स डिफरेंट हैं। अब मॉइस्चराइज़र में जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स भी होते हैं, क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर्स भी होते हैं। तो जिन लोगों की ड्राई स्किन होती है उनको क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज़ करने चाहिए, जिनकी ऑयली स्किन होती है उनके लिए जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स हैं। हमने मोस्टली सोशल मीडिया पर एक लफ्ज़ सुना होगा, एक टर्म यूज़ की जाती है हाइड्रा फेशियल के नाम से। जी। आज हमारी ऑडियंस को आपने बताना है कि हाइड्रा फेशियल बेसिकली होता क्या है। स्टेप बाय स्टेप गाइड कीजिएगा कि किन किन मराहल से मतलब इंसान गुजरता है और क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरह से एक फ़ायदेमंद होता है, स्किन को कैसे साफ़ करता है। क्योंकि आपने देखा होगा मतलब आम इंसान की जो लाइफस्टाइल है वो उसकी स्किन को डिहाइड्रेट कर देता है। डिहाइड्रेट इन द सेंस कि लाइक टू मच कैफीन भी होती है, सिगरेट भी हो रही है, स्मोकिंग हो रही है, नींद पूरी नहीं हो रही, खाने की रूटीन डिफरेंट होती है, आपकी हेक्टिक होती है, तो उससे आपकी स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है। तो वो कैसे हाइड्रेट करता है स्किन को, इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। हाइड्रा फेशियल जो है ना, वी यूजुअली रिकमेंडेड एवरी मंथ, वंस अ मंथ करवा सकते हैं, हर कोई करवा सकता है। इसके लिए स्किन टाइप का इशू नहीं होता, ठीक है। हर स्किन टाइप के लिए हो सकता है। अब हाइड्रा फेशियल में होता क्या है, इट्स बेसिकली डीप हाइड्रेशन, डीप क्लेंजिंग, डीप मॉइस्चराइजेशन, ये 3 चीज़ें इसकी होती हैं और एक्सट्रैक्शंस भी होती हैं साथ। अब अगर स्टेप्स पे हम जाते हैं तो देयर आर मेनी स्टेप्स। हाइड्रा फेशियल के स्टार्ट करें तो 6 स्टेप्स से लेके 20 स्टेप्स तक भी जा सकता है। ठीक है। तो लॉट्स ऑफ स्टेप्स उसमें ऐड करते जाएं चीज़ें, तो उसके स्टेप्स ज़्यादा हो जाते ऐसे ही हैं। है। लेकिन जो बेसिक इसके स्टेप्स होते हैं उसमें क्या है, सबसे पहले तो क्लेंजिंग है, और क्लेंजिंग भी उसकी डबल, मतलब कि पहले एक दफ़ा क्लेंस किया एक डिफरेंट क्लेंजर के साथ, देन इट्स क्लेंस, द स्किन इज क्लेंस्ड अगेन। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं स्किन की जो एक्सफोलिएशन है उसको। ओके। वो इसके अपने प्रोब्स होते हैं जिनकी मदद से एक्सफोलिएट किया जाता है, और एक एक्सट्रैक्शन टूल होता है जिसकी मदद से हम जो पोर्स होते हैं उनको साफ करते हैं। ठीक है। और उसमें होता क्या है कि आपकी जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं डेड स्किन सेल्स और ऑयल से, तो उनको रिमूव किया जाता है, तो जो स्किन है उसमें एक नीट ग्लो आ जाता है। ठीक है। ठीक है, ये है। इसके अलावा इसमें सीरम्स होते हैं जिनको इन्फ्यूज़ किया जाता है। अब जो सीरम्स होते हैं वो भी स्किन टाइप के लिहाज से होते हैं। अगर किसी की ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है तो उसको सैलिसिलिक एसिड सीरम के साथ ट्रीट किया जाता है। अगर किसी की ड्राई स्किन है तो हाइलुरोनिक एसिड और सेरेमाइड्स के साथ किया जाता है। ठीक है। तो इन प्रोडक्ट्स को इन्फ्यूज़ किया जाता है, और इसके साथ इसमें काफ़ी सारी और चीज़ें भी हैं जो ऐड की जा सकती हैं, जैसे कि RF है, RF के साथ मसाज किया जाता है, अल्ट्रासाउंड के साथ मसाज किया जाता है। ये सारे सीरम्स जो हैं इनको इन्फ्यूज़ किया जाता है ताकि डीपली इन्फ्यूज़ भी हो और स्किन टाइटनिंग भी हो। RF आपको पता है उससे स्किन टाइटनिंग भी होती है। तो ये है। फिर इसके कुछ और स्टेप्स होते हैं, जैसे कि मास्क अप्लाई किया जाता है। अब मास्क इज़ वेरी हाइड्रेटिंग, दैट्स डन टुवर्ड्स द एंड। इसके साथ LED जो है वो भी हम अप्लाई करते हैं। तो LEDs बेसिकली उसमें काफ़ी सारी डिफरेंट लाइट्स होती हैं एंड दे आर अप्लाइड अकॉर्डिंग टू स्किन कंसर्न एज वेल। तो जिनको एक्ने होती है उनके लिए ब्लू लाइट होती है, जिनको स्किन रिजुविनेशन के लिए अप्लाई करना होता है रेड लाइट इज़ यूज्ड। तो बेसिकली इट्स अ वेरी गुड प्रोसीजर, इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर, इट्स नॉट हार्श एट ऑल, और सारी स्किन टाइप्स के लिए हो सकता है। हर आदमी को रिकमेंड करेंगे कि हर मंथ के बाद उसको ही करवाना चाहिए। वंस अ मंथ इट कैन बी डन, क्योंकि देखिए इम्प्योरिटीज़ हमारी एनवायरनमेंट में
काफ़ी होती हैं, पोल्यूशन बहुत होती है, स्पेशली जहाँ पर हम रह रहे हैं आजकल, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मतलब सर्वाइव करना मुश्किल है। ऐसा ही है। और फिर हमारी अपनी जो है स्किन केयर रूटीन वो भी अच्छी नहीं होती हर किसी की। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि अब जैसे अब आपके सामने अब रमज़ान आ रहा है, रमज़ान मुबारक के बाद आगे ईद आ रही है, एक इवेंट आ रहा है, तो यहाँ पर अब आप अपनी ऑडियंस को क्या सजेस्ट करेंगे, मतलब वो कौन-कौन सा प्रोसेस करवाएँ? स्किन स्टूडियो के में यहाँ पर आते हैं, तो आपके पास क्या-क्या डील्स हैं अपनी ऑडियंस के लिए? अच्छा देखिए, ईद के आसपास और रमज़ान में काफ़ी सारी डील्स होती हैं ऐसी जो कि लगती हैं और बहुत से लोग उन्हें अवेल भी करते हैं। जो ईद से बिल्कुल नज़दीक अगर कोई प्रोसीजर करवाना चाहें तो उसके लिए तो हाइड्रोफेशियल इज़ द बेस्ट, क्योंकि किसी भी इवेंट से बहुत नज़दीक कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं करवाना चाहिए जो कि आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता हो। लेकिन अगर देयर आर सम स्किन कंसर्न्स तो फिर ड्यूरिंग रमज़ान काफ़ी सारी हमारी डील्स लगती रहती हैं जिनको अवेल किया जा सकता है, क्योंकि वी हैव पीआरपी, माइक्रोनीडलिंग, आरएफ माइक्रोनीडलिंग, हाइफू, CO2 फ्रैक्शनल लेज़र और भी बहुत सी ट्रीटमेंट्स हैं, एक्सोसोम्स एज वेल। तो सारी ट्रीटमेंट्स को अवेल किया जा सकता है। डील्स हमारी रेगुलरली लगती रहती हैं। अच्छा मैम, कुछ लोगों की स्किन टाइप बड़ी सेंसिटिव होती है, आप उनको भी रिकमेंड करती हैं कि वो हाइड्रोफेशियल करवाएँ? जी बिल्कुल, मतलब वो हर स्किन टाइप पे सूट कर जाता है हाइड्रोफेशियल? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हाइड्रोफेशियल इज़ अ वेरी माइल्ड ट्रीटमेंट, उससे एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेंसिटिव स्किन के लिए एक्चुअली इट्स गुड, क्योंकि वो स्किन को काम डाउन करता है, रिलैक्स करता है, हाइड्रेट करता है और मॉइस्चराइज करता है। तो इट्स एक्चुअली क्वाइट गुड फॉर सेंसिटिव स्किन। अच्छा मैम, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी मिथ्स हैं स्किन केयर के रिलेटेड जो यहाँ पे मिसकंसेप्शन है अवाम में, हमने उनको उनसे बचाना है। अब सबसे पहले बात की है सन ब्लॉक की, अगर हम बात कर लें, सन ब्लॉक ये कि आपने बाहर धूप में जाना, आपने तब सन ब्लॉक अप्लाई करना है। लेकिन क्या ज़रूरी है कि अगर आप इंडोर में लाइट्स में बैठे हैं तो सन ब्लॉक आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकता है और वो मतलब इफेक्टिव है? देखिए, सन ब्लॉक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन योर स्किन केयर रूटीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। आप जो मर्जी स्किन केयर रूटीन करते रहें, प्रोसीजर्स करवा लें, प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें, उनका आपको फ़ायदा नहीं होगा अगर आप सन ब्लॉक का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर रहे। और ये कहना कि सिर्फ सन ब्लॉक आपने तब अप्लाई करना है जब आप घर से बाहर जा रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट राइट, क्योंकि घर के अंदर भी ये जो हमारी लाइट होती है, इवन विजिबल लाइट, ब्लू लाइट होती है, ये भी हमें डैमेज करती है। अब सनलाइट तो यूवी लाइट जो है दैट डैमेजेस द मोस्ट, लेकिन बाकी लाइट्स जो हैं दे आर क्वाइट हार्मफुल एज वेल। ये हमारे फ़ोन की लाइट्स जो हैं, लैपटॉप्स की लाइट्स, दे आर क्वाइट डैमेजिंग एज वेल। तो उनके लिए सन ब्लॉक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके लिए भी पता होना चाहिए कि आपने कौन सा सन ब्लॉक यूज़ करना है, और थोड़ी सी बेसिक चीज़ें होती हैं जो अगर हम समझ लें तो वेरी इजीली वी कैन बाय अ वेरी गुड सन ब्लॉक अकॉर्डिंग टू आवर कंसर्न। आपने उसमें देखना ये है कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए। SPF उसका कितना है? SPF इज़ 50 और 60, वो हमारे वेदर के लिए इट्स गुड। ये होता है हमारा UVB रेज के लिए, जो कि बर्निंग से, पिगमेंटेशन से बचाती हैं। दूसरा हमने देखना UVA रेज की प्रोटेक्शन के लिए, उसमें लिखा होता है सन ब्लॉक के ऊपर प्लसेस के साइंस बने होते हैं, तो इट शुड बी 3+ और 4+, ये होना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी को पिगमेंटेशन का, मेलाज़मा का या मार्क्स वगैरह है फेस पे, तो दे शुड गो फॉर मिनरल या फिर फिजिकल सन ब्लॉक। और उसमें उन्होंने देखना है कि जिंक ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड हो। मेलाज़मा के लिए आयरन ऑक्साइड इज़ रियली रियली गुड, क्योंकि वो फिर ये जो विजिबल लाइट, ब्लू लाइट होती है, उससे भी प्रोटेक्ट करता है। टिंटेड सन ब्लॉक्स आर इवन बेटर फॉर पिगमेंटेशन। अच्छा मैम, ये बताइए कि जो हमारी स्किन केयर है, जो जंक फूड आजकल की जनरेशन जेन ज़ी जिस ट्रैक पे चल रही है, आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे कि किस तरह से अपनी स्किन केयर को मतलब प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी रूटीन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? अगर उन्हें जंक फूड भी अप्लाई खाना है साथ साथ, लेकिन अपनी स्किन का भी ख्याल रखना है, तो किस तरह से दोनों को बैलेंस करके चल सकते हैं वो? क्योंकि अगर आप कहेंगे कि वो जंक फूड को बिल्कुल साइड पे कर दें तो वो भी नहीं हो सकता, लेकिन हमने दोनों को बैलेंस करके अगर चलना हो तो कैसे चल सकते हैं? देखिए, ये इसका तो ये है ना कि वो फिर मैं उन्हें मना तो नहीं कर सकती कि वो जंक फूड जो है वो ना खाएं, लेकिन इट शुड बी ईटन इन मॉडरेशन, क्योंकि किसी भी चीज़ की ज़्यादा जो है वो फिर खराबी करती है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब जंक फूड वो छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन ये आजकल अवेयरनेस इतनी है कि बच्चों को भी पता है कि हम ज़्यादा जंक फूड खाएंगे तो हमारी स्किन ख़राब होगी, ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, हमारी एक्नी जो है वो फ्लेयर अप होगी। और आपको पता है कि जो ग्रोइंग एज होती है उसमें वैसे ही हार्मोन्स का ज़रा ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, प्यूबर्टी आ रही होती है, तो अगर उसमें ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं, जिसमें फूड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्पेशली जंक फूड, शुगरी स्टफ़, अगर बहुत ज़्यादा खाएंगे तो एक्ने फ्लेयर अप होगी, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं ये चीज़ें अच्छा, स्पाइसी चीज़ों से मतलब एक्ने ज़्यादा बढ़ती है? अच्छा देखिए, हमारा जो खाना है, जो ऑयली फूड होता है, वो नॉर्मली स्पाइसी भी होता है। स्पाइस हम खाने से निकाल नहीं सकते, तो हमने ओवरऑल ये देखना है कि स्पाइस जो है वो थोड़ी सी कम हो और हमारा ऑयल इनटेक जो है वो भी कम हो, जो कि हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ी सी मॉडरेशन में लें उसको। मैम, ये जो मतलब 18+ ये जो एज होती है, मतलब जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे होते हैं, आपके पिंपल्स निकल रहे होते हैं, एक्ने निकल रही होती है, एक हार्मोनल इशू होता है या आपकी रूटीन आप मतलब बहुत ज़्यादा डिफर कर रही होती है?
नहीं, ये हार्मोनल इशू ज़्यादा होता है क्योंकि देखें जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं व्हेन दे आर नॉट 18, 19, 16, जब उनकी प्यूबर्टी नहीं आती, उससे पहले भी वो जंक वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें खा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी एक्ने इतनी एरप्ट नहीं हो रही होती। लेकिन जैसे ही वो प्यूबर्टी की तरफ जाते हैं तो हमारे हार्मोन्स जो है वो एकदम से चेंज होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी को एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इनिशियल फ्यू ईयर्स जो होते हैं वो उनमें पिगमेंटेशन के चांसेस, एक्ने के चांसेस बच्चों में थोड़ी सी एक्ने के काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर वो टाइमली कंट्रोल ना किया जाए तो फिर उनको स्कारिंग भी हो जाती है। तो इट्स बेटर कि बच्चों को शुरू से ये एजुकेट किया जाए कि एक तो अपनी डाइट का ख्याल रखें, और दूसरा अगर कोई इशू है तो पेरेंट्स को भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि साथ साथ वो उनकी ट्रीटमेंट करवाएं टाइमली, ताकि स्कारिंग ना हो। क्योंकि देखें कुछ हद तक हम इसको कंट्रोल नहीं भी कर सकते क्योंकि इट्स हार्मोनल, क्योंकि हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। लेकिन एक लिमिट तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है। एक लिमिट तक उसको कंट्रोल, कुछ हद तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है अपनी डाइट से, अपनी स्लीप से, स्ट्रेस को कंट्रोल करके। लेकिन अगर फिर भी एक्ने हो रही है देन इट नीड्स टू बी ट्रीटेड। आजकल जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं उसमें आप क्या प्रेफर करते हैं कि ऑर्गेनिक और जैसे देसी टोटके भी आजकल यूज़ किए जाते हैं, आप उसको प्रेफर करती हैं या फिर दूसरे प्रोडक्ट्स को प्रेफर करती हैं? देखिए ऑर्गेनिक स्किन केयर वाकई इसका काफ़ी कुछ अर्से पहले तो काफ़ी हाइप थी ऑर्गेनिक स्किन केयर की, लेकिन अगर आप देखें तो ऑर्गेनिक स्किन केयर जो है उसमें भी प्रॉबेबली कुछ हद तक तो नॉन ऑर्गेनिक चीज़ें होंगी, क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स तो सब में ही होते हैं। ठीक है, अगर प्रिजर्वेटिव्स नहीं होंगे तो फिर शेल्फ लाइफ उसकी ख़त्म हो जाएगी, फिर तो विद इन अ फ्यू डेज आपका प्रोडक्ट जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो अगर किसी चीज़ को कहा जा रहा है कि इट्स प्योरली ऑर्गेनिक, इट्स स्टिल नॉट प्योरली ऑर्गेनिक, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, बाकी चीज़ें हैं जो कि उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ कर रही हैं। तो और कभी कभी ये भी होता है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो थोड़ा सा फ्लेयर अप कर देते हैं स्किन को, क्योंकि हर किसी को सूट नहीं करते। तो एक तो ये है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये जो आप कह रहे हैं घरेलू टोटके जो यूज़ किए जाते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट होता है, उसके बाद जब बात बिगड़ जाती है फिर हम किसी सीनियर को विजिट करते हैं जाके। एग्जैक्टली ऐसा ही। और स्पेशली जो लेमन का इस्तेमाल है, इट्स वेरी वेरी बैड, इट्स वेरी हार्मफुल। ये स्किन को बर्न भी कर देता है, पिगमेंटेशन भी ज़्यादा करता है, स्किन को बर्न कर देता है। फिर ये बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट, टर्म आपने सुनी होगी मुल्तानी मिट्टी बड़ी यूज़ की जाती है जी, उसको आप कैसे देखती हैं? अच्छा, मुल्तानी मिट्टी का ओवर यूज़ ना किया जाए तो एक्चुअली इट्स बेनिफिशियल, क्योंकि वो आपकी जो ऑयली स्किन वाले लोग होते हैं जिनकी जिन एक्ने प्रोन ऑयली स्किन जिनकी होती है, उनके लिए वंस इन अ वाइल इट्स गुड, क्योंकि वो स्किन की इम्प्योरिटीज़ को, ऑयल को रिमूव करती है। ठीक है, तो इट्स नॉट दैट बैड। अच्छा, कुछ लोग होते हैं मैंने देखे हैं वो इतने सेंसिटिव होते हैं, लाइक 5 से 6 प्रोडक्ट्स एट अ टाइम अप्लाई कर रहे होते हैं अपनी स्किन पे, तो ओवर मतलब चीज़ें अप्लाई करना भी वो स्किन को डैमेज करता है? जी, बहुत आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज़रूरी है, और ये मैं सबको ये बताती हूँ कि आपने एक टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट क्या है, और उस लिहाज से बस आप एक प्रोडक्ट चूज़ कर लें या फिर 2 प्रोडक्ट्स चूज़ करें, और उनको भी आपने बड़ा ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना है अपनी स्किन केयर में। क्योंकि ये जो सारे प्रोडक्ट्स को इकट्ठा यूज़ कर लेते हैं लोग और उसके बाद उनकी स्किन ख़राब हो जाती है, उसको फिर इम्प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जी, तो एक टाइम पे एक एक्टिव प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। जब स्किन यूज्ड टू हो जाए देन अनदर वन कैन बी एडेड, और ये सारी चीज़ें आप किसी डॉक्टर से मशवरे के बाद ही करें, खुद से ना करें। मतलब खुद से तजुर्बे ना करें तो? खुद से तजुर्बे ना करें। अच्छा मैम, आगे बढ़ें और हम बात करें कि सोशल मीडिया पर आजकल एक और बड़ी टर्म यूज़ की जा रही है बोटॉक्स के नाम से। जी, हमारी ऑडियंस को बताइएगा कि बोटॉक्स मतलब होता क्या है, ये प्रोसीजर क्या है, कब यूज़ करना चाहिए, इसके हवाले थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। अच्छा, बोटॉक्स आई पर्सनली क्वाइट लाइक दिस ट्रीटमेंट। अब है क्या बोटॉक्स? ये बेसिकली एक बैक्टीरिया होता है क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलिनम, उससे एक टॉक्सिन जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसको हम स्किन में इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मसल्स की मूवमेंट जो है वो कम हो जाती है। ठीक है। और जब मसल्स की मूवमेंट कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है तो हमारे रिंकल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और हमारी स्किन जो है वो स्मूथ हो जाती है। तो बेसिकली इट्स एन एंटी रिंकल ट्रीटमेंट। रिंकल्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली लोग 30s के बाद इसे यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल काफ़ी ट्रेंड है कि 20s में भी, मिड 20s के बाद भी जो है स्पेशली गर्ल्स दे आस्क फॉर इट। उसको हम फिर प्रिवेंटेटिव की साइड पे ले आते हैं कि वो रिंकल्स स्टार्ट होने से पहले ही करवाना चाहती हैं, विच इज़ टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट्स ओके, लेकिन थोड़ा सा अगर डिले कर लिया जाए 30s के बाद देन इट्स मोर बेनिफिशियल। अब उसमें 2 चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन जो आपके रिंकल्स जो होते हैं दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है। रिंकल्स होते हैं एक स्टैटिक और दूसरे होते हैं डायनामिक। ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ? जो डायनामिक रिंकल्स होते हैं वो हमारे एक्सप्रेशंस के साथ, बात करने के साथ आते हैं। ठीक है। वो तकरीबन हर किसी के ही होते हैं। जो स्टैटिक रिंकल्स होते हैं वो एज के साथ
डीप रिंकल्स जो डेवलप हो जाते हैं जब हम बात नहीं भी कर रहे, हम एक्सप्रेशंस नहीं भी दे लेकिन रहे, वो होते हैं। तब भी वो होते हैं। दे आर स्टैटिक रिंकल्स। तो बोटॉक्स जो है इट्स वेरी गुड फॉर डायनामिक रिंकल्स। स्टैटिक रिंकल्स को ओवरऑल टाइम के साथ काफ़ी ट्रीटमेंट्स के साथ हल्का सा इम्प्रूवमेंट आ जाता है, लेकिन मेनली देयर फॉर डायनामिक रिंकल्स। लेकिन जो नेचुरल एक चीज़ है, जो रिंकल्स आने ही आने हैं एज के साथ साथ, वो फिर भी आएंगे ही अगर आप ये ट्रीटमेंट भी अप्लाई कर लेते हैं। मतलब आफ्टर 40 अगर आप ये ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं तो वो ये फिर भी रिंकल्स आएंगे, या मतलब कि बिल्कुल ही बुढ़ापे से जवानी तक का सफ़र दोबारा होगा? देखिए, अगर आप एक चीज़ को रोक रहे हैं तो फिर वो कुछ अर्से तक तो रुकी रहेगी, ठीक है। ठीक है। उसके बाद जब वो आनी शुरू होगी तो देन इवेंचुअली इट विल कम। लेकिन आपको उस तरह की रिंकल्स जो हैं, जैसे अब देखें ना, मैंने डायनामिक और स्टैटिक की बात की है, अगर आप डायनामिक रिंकल्स को ही रोक देते हैं तो वो स्टैटिक में कन्वर्ट भी नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि वी कैन डिले दिस, Prolong कर सकते वी हैं कैन उसको। डिले एंड प्रोलॉन्ग दिस एजिंग प्रोसेस। दिस इज पार्ट ऑफ एजिंग, इजंट इट? मतलब तो ये delay डायनामिक हो अगर सकता है। आपके होते हैं, मतलब अर्ली 30s, अगर आप उसमें ये ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं तो आप आगे स्टैटिक से बच सकते हैं। Exactly, आप ये yes, कहना चाह रही हैं। अच्छा, ये जो ट्रीटमेंट अप्लाई करने के बाद आपने किन चीज़ों का ख्याल करना है? आपने अपनी रूटीन में क्या चीज़ें ऐड अप करनी है, क्या माइनस करनी है डेली रूटीन में भी? जब आप बोटॉक्स करवाते हैं ना, तो इसकी कुछ आफ्टर केयर एडवाइस होती है जो हम हमेशा पेशेंट्स को देते हैं, जिसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं कि आपने टच नहीं करना, आपने मेकअप अप्लाई नहीं करना। ये कितनी देर तक होता है मतलब? ये 1 से 2 दिन तक ठीक है। मेकअप अप्लाई नहीं करना। आपने एक्सरसाइज जो है उसको अवॉइड करना है, एक्सेसिव एक्सरसाइज को, स्विमिंग को, सोना, स्टीम, इन चीज़ों को अवॉइड करना है, ताकि बोटॉक्स जो है उसको टाइम मिले सेटल होने का और आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिले। तो और इसके अलावा एक्सेसिव हीट से आपने अपने आप को बचाना है। ठीक है। अगर ऐसा आप पूछ रहे हैं कि कोई ऐसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं जो इसके बाद हमें लगाने चाहिए, तो ऐसा नहीं है। इट्स वेरी इजी। इसकी जो मतलब केयर होती है नॉर्मल बाद रूटीन की ही बाद आपने में, जैसे स्किन केयर कर एग्जैक्टली रहे हैं ऐसा वैसे ही ही है। कर। ये शुरू के 2-3 दिन की जो केयर है, उसके बाद आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़, नॉर्मल रूटीन जैसे आप पहले करते थे वैसे ही करें। बस ये है कि जो लोग बहुत एक्टिव होते हैं, और जैसे आपको पता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा जिम जाते हैं, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, स्विमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको बोटॉक्स का रिजल्ट जो है वो लॉन्गर लास्टिंग उनमें नहीं होता। जैसे इंडस्ट्री के लोग होते हैं जिन्होंने डेली मेकअप अप्लाई करना होता है। मेकअप अप्लाई कर सकते हैं, मेकअप अप्लाई करने में कोई इशू नहीं है। उससे उससे आपके बोटॉक्स के इफेक्ट पे, जो मतलब कि इफेक्ट आया है बोटॉक्स का, वो ज़ायल नहीं होगा मेकअप करने से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये स्किन स्टूडियो में मतलब ये ट्रीटमेंट किया जाता है? जी, किया जाता है। आपके पास मतलब परसेंटेज क्या, मतलब मेल और फीमेल की, अगर ये ट्रीटमेंट करवाने आते हैं तो मतलब फीमेल की कितनी परसेंटेज और मेल की कितनी है? अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, मेरे पास मेल्स बहुत आते हैं, काफ़ी Seriously? मेल्स आते हैं जी। और लेकिन ये कि दे डोंट रियली वांट टू शो वो अपनी बिफोर एंड आफ्टर्स और इस तरह की पिक्चर्स भी, अगर हम कहें कि हम आपकी हाँ। सोशल मीडिया पे कर लें, तो दे डोंट यूजुअली अलाउ। लेकिन मेल्स भी काफ़ी करवाते हैं। अब अगर परसेंटेज के लिहाज से कहा जाए तो आई थिंक इट्स 60% 60, फीमेल्स, 40 40% मेल्स। मेल्स। तो किस एज के होते हैं मोस्टली? मिडिल एज। Middle age के होते मेल्स हैं। जो आते हैं वो ज़्यादातर 40 से अबव आते हैं, और ये फीमेल्स जो आती हैं वो ज़्यादातर यंगर एज की आती हैं। ठीक हो गया। और मतलब मोस्टली इनका किस फील्ड से ताल्लुक होता है, मतलब अगर एक एवरेज निकाली जाए? मतलब किन लोगों को ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल होता है, यार नहीं मैंने बूढ़ा नहीं दिखना, या मेरी स्किन अच्छी होनी चाहिए, रिंकल्स अच्छा, नहीं होने चाहिए? दैट वेरीज। इससे उनके जो जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, उनके प्रोफेशन से इस चीज़ का अभी तक मुझे ताल्लुक नहीं नज़र आया, क्योंकि सम पीपल आर ऑफिस वर्कर्स, उन्होंने रोज़ ऑफिस में जाना है, उधर बैठना है, अपना काम करना है, इवन देन दे वांट टू हैव इट डन। तो बेसिकली व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज दैट दिस ट्रीटमेंट इज यूजुअली डन बाय पीपल फॉर देमसेल्व्स, कि वो अपने लिए कर रहे होते हैं कि हम अच्छे लगें। ज़रूरी नहीं है कि हमने टीवी के सामने ही जाना है, या हमारा कोई ऐसा काम होना चाहिए जिसमें हमारा इंटरेक्शन है लोगों के साथ, तभी हम करवाएं। ये लोग अपने लिए करवाते हैं। अच्छा मैम, अगर ये बात हो ही रही तो ये भी बताइएगा कि जो ये ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट के दौरान मतलब कोई पेनफुल तो नहीं होता, मतलब जैसे इंजेक्ट की जाती हैं या कोई, ये ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। और दूसरा ये भी बताइएगा कि ये जो ट्रीटमेंट की जो एक्सपेंडिचर है, एक आम आदमी भी अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता? जी देखिए, जो ट्रीटमेंट है उससे पहले नमिंग की जाती है। ठीक है। नमिंग क्रीम अप्लाई करके 15-20 मिनट्स तक रखा जाता है। उसके बाद फिर जो इंजेक्शंस हैं उनको लगाया जाता है, और वो देयर सच टाइनी इंजेक्शंस, और जो नीडल होती है इट्स सच अ स्मॉल टाइनी नीडल कि उसका एज सच कोई दर्द नहीं होता।
और जहाँ तक बात है कि कोई इसे अफोर्ड कर सकता है या नहीं, तो इट्स क्वाइट अफोर्डेबल, ये कोई इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट नहीं। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब कि एस्थेटिक स्टूडियोज हर बंदे ने खोले हुए हैं, हर बंदा हाइड्रोफेशियल कर रहा है, बोटॉक्स कर रहा है, लिप फिलर्स कर रहा है। आप कैसे पहचान कर सकते हैं लाइक मुझे यहीं पर जाना चाहिए? आप क्या रिकमेंड करती हैं? क्योंकि मेरी पर्सनल सर्कल में ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं जिन्होंने मतलब ऐसे मतलब ट्रीटमेंट्स वगैरह करवाए लेकिन उनकी स्किन वर्स्ट हो गई दोबारा से। कहीं भी जाने से पहले अपनी रिसर्च कर लें, आप देख लें कि उनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि जो डॉक्टर आपकी ट्रीटमेंट कर रही हैं या जिस क्लिनिक पे आप जा रहे हैं वो क्वालिफाइड भी हैं या नहीं। और अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो यू कैन इवन आस्क देम कि आपकी डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं और कहाँ से उन्होंने पढ़ा हुआ है, कितना एक्सपीरियंस है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छा, अगर हम बात करें स्किन केयर मिथ्स, जो बात करें मिथ्स बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं कि मतलब हर बंदा कहता है कि पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए, आपको पानी के इस्तेमाल से ही सिर्फ स्किन बेहतर हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है, पानी का इस्तेमाल इज़ पार्ट ऑफ इट। वो किस हद तक मतलब बेनिफिट साबित होता है? लेकिन पानी का इस्तेमाल इज़ वेरी गुड बिकॉज इट हाइड्रेट्स योर स्किन फ्रॉम विद इन। लेकिन ओवर यूज ऑफ एनीथिंग एज आई सेड इज नॉट गुड। आपने 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर या फिर 2 से 3 लीटर ऑफ वाटर जो है वो आपने रोज यूज करना है, मतलब कि रोज पीना है। उससे ज्यादा अगर आप लेंगे तो दैट विल बी हार्मफुल फॉर यू। वाटर टॉक्सिसिटी का भी आपने नाम सुना होगा, तो वाटर टॉक्सिसिटी भी हो जाती है अगर बहुत ही ज्यादा पानी पिया जाए। तो एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज गुड, लेकिन अगर एक्सेस इज नॉट गुड, एक्सेसिव एवरीथिंग इज बैड। अच्छा मैम, आपने तो काफ़ी हद तक हमें नॉलेज दी है स्किन केयर रूटीन के हवाले से और काफ़ी चीज़ों पे भी। जाने से पहले, वीडियो के इख्तिताम से पहले आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो आपको अपनी रूटीन को सिंपल करना है। 7 स्टेप, 10 स्टेप, 12 स्टेप रूटीन आपने फॉलो नहीं करनी। ठीक है। और अपनी स्किन के लिहाज से अपनी रूटीन को रखें। कीप थिंग्स सिंपल, स्टिक टू योर रूटीन और कंसिस्टेंसी के साथ आपने करना। तो नाज़रीन, आपने जाना कि स्किन की रूटीन को कैसे मैनेज किया जा सकता है और ये किस हद तक इंपॉर्टेंट है। मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहिए स्किन स्टूडियो। फिलहाल अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।